तो प्रश्न 1, किसी वस्तु का एसआई पद्धति में संवेग का मात्रक है? विकल्प ए kgm²s-1, विकल्प बी kgm(s-1), विकल्प सी ns-1 या विकल्प डी js। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी kgm(s-1). देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, संवेग मतलब मोमेंटम, किसी चीज में गति की मात्रा कितनी है, और ये दो चीजों पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास और उसका वेग यानी वेलोसिटी। चलिए इसको थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। मतलब मान लीजिए एक बहुत भारी ट्रक और एक हल्की साइकिल, दोनों एक ही गति से सड़क पर चल रहे हैं। अब साइकिल को तो आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन ट्रक को रोकने के लिए भारी भरकम ब्रेक चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान साइकिल से कई गुना ज्यादा है, इसलिए गति समान होने के बावजूद उसका संवेग बहुत बड़ा हो जाता है, और यही वजह है कि उसे रोकना मुश्किल होता है। हाँ, तो ये तो हुई भौतिक चीजों की गति, लेकिन उन चीजों का क्या जो तारों के अंदर खामोशी से बहती हैं? मेरा मतलब है ऊर्जा। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2, ओम का नियम किससे संबंधित है? विकल्प ए बल और द्रव्यमान, विकल्प बी धारा और विभव, विकल्प सी ऊर्जा और शक्ति, या विकल्प डी आवेश और समय। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, धारा और विभव, यानी करंट और वोल्टेज। अच्छा, तो ये वोल्टेज आखिर करता क्या है? देखिए, विभव या वोल्टेज एक तरह का धक्का है, एक अदृश्य दबाव जो तारों के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ धकेलता है, और इलेक्ट्रॉनों का यही जो बहाव है ना, वही धारा या करंट कहलाता है। ओम का नियम बस इन्हीं दोनों के रिश्ते को समझाता है। यानी वोल्टेज का धक्का जितना मजबूत होगा, करंट का बहाव भी उतना ही तेज होगा। बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन तारों में बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे तेज क्या है? चलिए देखते हैं। प्रश्न 3, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। विकल्प ए 3 × 10⁶ मीटर/सेकंड, विकल्प बी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, विकल्प सी 3 × 10⁵ मीटर/सेकंड, या विकल्प डी 3 × 10⁷ मीटर/सेकंड। सही उत्तर है विकल्प बी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। वेट, ये अगर हम सरल भाषा में कहें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। ये गति इतनी विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। निर्वात में यानी वैक्यूम में, जहां हवा का एक कण भी नहीं होता, वहां प्रकाश इस स्पीड से दौड़ता है। अरे वाह! मतलब अगर कोई प्रकाश की गति से यात्रा कर सके तो वो पलक झपकते ही पृथ्वी के लगभग 7.5 चक्कर लगा लेगा। बिल्कुल, 1 सेकंड में 7.5 चक्कर। इस ब्रह्मांड की ये सबसे आखिरी स्पीड लिमिट है, जिसे कोई फिजिकल चीज पार नहीं कर सकती। प्रकाश तो चलो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन अब उन चीजों पर आते हैं जो गोल घूमती हैं। उनकी गति को कैसे मापेंगे? तो प्रश्न 4 पढ़ती हूँ। प्रश्न 4, कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। विकल्प ए रैड पर सेकंड, विकल्प बी मीटर पर सेकंड, विकल्प सी न्यूटन मीटर, या विकल्प डी जूल। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी रैड पर सेकंड या रेडियन प्रति सेकंड। अब ये रेडियन क्या होता है? सीधी सड़क के लिए तो मीटर समझ में आता है। देखिए, जब कोई चीज गोल घूमती है ना, जैसे छत का पंखा या अर्थ जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो वो किसी मंजिल तक सीधे नहीं जा रही, बल्कि वो एक एंगल या कोण बना रही है। अच्छा। तो भौतिकी में इस कोण को नापने का सबसे शुद्ध तरीका रेडियन होता है। प्रति सेकंड कोई वस्तु कितने रेडियन घूम चुकी है, वही उसका कोणीय वेग है। समझ गई। तो गोल घूमने वाली चीजों के लिए रेडियन मीटर की जगह ले लेता है। पर चाहे चीजें सीधी चलें या गोल घूमें, उन्हें घुमाने या खिसकाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना। इसी पर है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 5, कार्य का एसआई मात्रक है। विकल्प ए न्यूटन, विकल्प बी जूल, विकल्प सी वॉट, या विकल्प डी पास्कल। इसका उत्तर है विकल्प बी जूल। कार्य को जूल में नापा जाता है। एक सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति एक बहुत भारी बक्सा लेकर दिन भर एक ही जगह खड़ा रहे धूप में,
तो क्या भौतिक विज्ञान के हिसाब से उसने कोई कार्य किया? भौतिक विज्ञान यहाँ बहुत ही निर्मम है। उसके हिसाब से किया गया कार्य बिल्कुल शून्य है, 0। अरे ऐसे कैसे? मतलब इतनी मेहनत की, पसीना बहाया और 0? हाँ, क्योंकि साइंस में कार्य का मतलब है बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक वो बक्सा अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, यानी विस्थापन नहीं होगा, तब तक कार्य 0 ही रहेगा। थकान आपके शरीर की ऊर्जा खर्च होने से हुई है, पर फिजिक्स के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। बुरा हुआ उस आदमी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम किसी क्षेत्र पर बल लगाते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। प्रश्न 6, दाब बराबर क्या होता है? विकल्प ए बल गुणा क्षेत्रफल, विकल्प बी क्षेत्रफल बटा बल, विकल्प सी बल बटा क्षेत्रफल, या विकल्प डी द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल। सही उत्तर है विकल्प सी, बल बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यही दाब या प्रेशर होता है। इसको चाकू वाले उदाहरण से काफी अच्छे से समझा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जैसे एक तेज चाकू आसानी से सब्जी काटता है, क्योंकि चाकू की धार का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम होता है। इसलिए हम थोड़ा सा भी बल लगाते हैं तो वो छोटी सी जगह पर केंद्रित होकर बहुत ज्यादा दबाव पैदा करता है। एग्जैक्टली। और इसका उल्टा भी होता है। जैसे ऊंट आसानी से रेत पर चल लेता है, क्योंकि उसके चौड़े पैर क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और दाब कम हो जाता है। बहुत खूब। अब खंड 3 की तरफ चलते हैं, जो है बिजली के रहस्य। जैसे भौतिक चीजों पर दबाव होता है, वैसे ही बिजली की दुनिया में सब कुछ आवेश पर निर्भर है। तो प्रश्न 7, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? विकल्प ए वोल्ट, विकल्प बी एम्पियर, विकल्प सी कूलॉम, या विकल्प डी ओहम। इसका आंसर है विकल्प सी, कूलॉम्ब। अब ये कूलॉम आखिर होता कितना है? ये दिखता तो है नहीं। देखिए, अकेले इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत ही मामूली होता है, पर जब लगभग 6.24 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जमा होते हैं ना, तब जो आवेश बनता है उसे 1 कूलॉम कहते हैं। बाप रे, 6.24 के आगे 18 शून्य, इतने सारे इलेक्ट्रॉन! ये तो सच में विशाल है। लेकिन जब ये आवेश फ्लो करता है तो इसको रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। तो आइए प्रश्न 8 देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है विकल्प ए लंबाई पर, विकल्प बी क्षेत्रफल पर, विकल्प सी पदार्थ पर, या विकल्प डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इसको पानी के पाइप के उदाहरण से सोच सकते हैं। पाइप जितना लंबा और पतला होगा, पानी को बहने में उतनी ही मुश्किल होगी ना? बिल्कुल। लंबाई बढ़ने से रास्ता लंबा हो जाता है, और क्षेत्रफल कम होने से, यानी पतला होने से, एक तरह का ट्रैफिक जैम लग जाता है इलेक्ट्रॉनों का। और किस पदार्थ का बना है, ये तो सबसे ज़रूरी है। जैसे तांबा अच्छा है और टंगस्टन में रुकावट ज़्यादा है। अच्छा, अब इन रुकावटों को पार करके जब कार्य किया जाता है तो समय के साथ उस कार्य की दर को क्या कहते हैं? इसी पर है प्रश्न 9, शक्ति बराबर क्या? विकल्प ए कार्य गुणा समय, विकल्प बी कार्य बटा समय, विकल्प सी बल गुणा समय, या विकल्प डी ऊर्जा गुणा समय। उत्तर है विकल्प बी, कार्य बटा समय, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें समय वाला फैक्टर कितना जरूरी है? मतलब 100 ईंट अगर छत पर एक आदमी पूरे दिन में ले जाए या एक क्रेन 5 मिनट में ले जाए, कार्य तो सेम हुआ ना? हाँ, कार्य सेम हुआ, पर क्रेन की शक्ति यानी पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने वही काम बहुत कम समय में कर लिया। अब हम खंड 4 पर आते हैं, जो है दोलन, तरंगें और ऊर्जा की व्यवहारिकता। देखिए, शक्ति सिर्फ सीधी दिशा में नहीं लगती, यह घड़ी के पेंडुलम की तरह भी काम करती है। तो प्रश्न दूसरा पढ़ती हूँ। सरल आवर्त गति में त्वरण होता है विकल्प ए समान, विकल्प बी शून्य, विकल्प सी विस्थापन के समानुपाती, या विकल्प डी वेग के समानुपाती। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विस्थापन के समानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, इसको एक स्प्रिंग के उदाहरण से समझिए। अच्छा, स्प्रिंग।
हाँ, जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं यानी आप उसमें विस्थापन कर रहे हैं तो वो स्प्रिंग वापस अपनी जगह लौटने के लिए बल लगाता है। आप उसको जितना ज़्यादा खींचेंगे वो लौटने के लिए उतनी ही तेज़ी दिखाएगी, यानी त्वरण उतना ही ज़्यादा होगा। ओह अच्छा, यानी एक स्प्रिंग बैक इफेक्ट। चीजें अपनी पुरानी जगह जाना चाहती हैं बिल्कुल। और यही दोलन जब आगे बढ़ते हैं तो तरंग बन जाते हैं। प्रश्न 11 इस पर है, तरंग की चाल बराबर क्या? विकल्प ए F बटा लैम्डा, विकल्प बी लैम्डा बटा F, विकल्प सी F गुणा लैम्डा या विकल्प डी लैम्डा स्क्वायर। इसका उत्तर है विकल्प सी, F गुणा लैम्डा, यानी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल। इसको अगर आसान करें तो? लैम्डा मतलब तरंग की लंबाई। हाँ। मान लीजिए एक मालगाड़ी है, लैम्डा मालगाड़ी के एक डिब्बे की लंबाई है, और F यानी फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने डिब्बे आपके सामने से गुजर रहे हैं। दोनों को गुणा करेंगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। बस तरंग में भी ऐसा ही होता है। वाह, बहुत अच्छा समझाया आपने। और ये तरंगे ऊर्जा लेकर चलती हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस ऊर्जा को कैसे मापते हैं? चलिए देखते हैं। प्रश्न 12, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है विकल्प ए जूल, विकल्प बी कैलोरी, विकल्प सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट या विकल्प डी उपरोक्त सभी। इसका जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी यूज होते हैं, पर ऐसा क्यों? देखिए, ऊर्जा तो वही है, पर पैमाना बदल जाता है। बड़ी मशीनों के लिए जूल ठीक है, पर जो खाना हम खाते हैं उसकी ऊर्जा हम जूल में नहीं बल्कि कैलोरी में मापते हैं। और वही जब क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन के स्तर पर बात होती है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ जूल बहुत बड़ा मात्रक बन जाएगा। समझ गई। तो अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, खंड 5। ऊर्जा का प्रभाव हमेशा किसी पदार्थ पर पड़ता है। तो प्रश्न 13, द्रव्यमान का SI मात्रक है विकल्प ए ग्राम, विकल्प बी किलोग्राम, विकल्प सी टन या विकल्प डी स्लग। सही उत्तर है विकल्प बी किलोग्राम। यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं ना, द्रव्यमान और भार को एक ही मान लेने की। हाँ, जबकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। द्रव्यमान यानी मास उस पदार्थ के अंदर कितना मैटर भरा है, ये पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलता। मतलब अगर मेरा द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है तो चांद पर भी 70 ही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके शरीर की हड्डियां और रक्त थोड़ी ना कम हो जाएगा वहां, पर गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से आपका भार जरूर कम महसूस होगा। बिल्कुल। और जब इन द्रव्यमानों की टक्कर होती है तो न्यूटन का नियम लगता है। तो प्रश्न 14 इसी बारे में है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? विकल्प ए जड़त्व, विकल्प बी त्वरण, विकल्प सी क्रिया प्रतिक्रिया या विकल्प डी संवेग। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी एक्शन रिएक्शन। शुरू में मैंने एक रॉकेट लॉन्च का सवाल पूछा था। हाँ, उसका जवाब यहीं पर है। लोगों को लगता है कि रॉकेट हवा को धक्का मारता है तब ऊपर जाता है, पर अंतरिक्ष में तो हवा होती नहीं है। फिर वो आगे कैसे बढ़ता है? वहाँ रॉकेट के अंदर जो इंजन है उसमें एक भारी विस्फोट होता है और वो गर्म गैसों को बहुत तेजी से पीछे की तरफ फेंकता है। ये क्रिया है, और बदले में वही गैसें प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को आगे धकेलती हैं। वाह, क्या कमाल का मैकेनिज्म है, बिना किसी बाहरी हवा के। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। प्रश्न 15, विद्युत शक्ति का सूत्र है विकल्प ए V बटा I, विकल्प बी V गुणा I, विकल्प सी I गुणा R या विकल्प डी I बटा R। इसका आखिरी उत्तर है विकल्प बी, V गुणा I, यानी वोल्टेज और करंट का गुणनफल। ये तो एक लाइट बल्ब को देखकर समझ आ जाता है ना? बिल्कुल। वोल्टेज उस बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहा है और करंट उन इलेक्ट्रॉनों की मात्रा है। जब दोनों सही अनुपात में होते हैं तो पावर बनती है और बल्ब चमकता है। तो हमने पूरे 15 प्रश्न देख लिए हैं क्रम से। इस सफर में हमने संवेग से लेकर विद्युत शक्ति तक की भौतिकी के नियमों को समझा।
हाँ, ये सब दिखाता है कि नियम सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास की हर चीज में लगे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। हमने न्यूटन के नियम देखे जो विशालकाय रॉकेट पर लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सूक्ष्म दुनिया भी देखी। सुनने वालों के लिए सोचने का विषय ये है कि क्या हमारे इस विशाल ब्रह्मांड के नियम, जहां ग्रह और तारे हैं, और उस छोटे क्वांटम संसार के नियम सच में एक जैसे काम करते हैं, या भौतिकी का कोई ऐसा रहस्य है जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करता है? क्या साइंस इन दोनों को कभी एक कर पाएगा? इसी रहस्यमयी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है सोचने का ये सफर जारी रहेगा।